Respectable participants, welcome to the session. Today is our sixth lesson, our lecture number 6 in the BCRW. Before the start of the session, I would share with you that like in the past, in this session, there would be 3 parts. Part 1 will pertain to the business communication. Part 2 relates to the Pressy summary. In this part, I'll give you a passage to make a summary. मैं एक चीज शेयर करता चलूं कि some people have objected in the Islamabad center that the question answer session should not be in between the lecture. It should be placed at the end. And there are other observations that have been raised by Saad Mahmood. Saad Mahmood Nami is a senior auditor in the Islamabad, DO Rawalpindi. He has certain reservations. I would ask that fellow to raise his hand and tell me what sort of reservations he is experiencing. Saad Mahmood. Ji Noshad. हसनैन स्क्रीन शेयरिंग का बेटे बताना मुझे कि जब को क्लियर हो जाए तो। Nakash Dugal, I am listening your question. अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर प्रेसी के बारे में थोड़ा सा पूछना था कि सर जब हम प्रेसी लिखते हैं जी जी। तो एक तो हम उसे लिखते हैं यानी कि 1/3 हमने लिखनी होती है, जितना भी अगर पैसेज लिखा हुआ है तो वहां पे अंदाजन हमने उसको 1/3 करना होता है। जी जी। तो उसमें सर क्या हम उसको जो है सिर्फ उसका जो पूरा पढ़ के जस्ट उसको अपनी लाइन में अपनी ओवरऑल लैंग्वेज में लिख दें, या कुछ वर्ड्स उसमें से भी इस्तेमाल करने चाहिए हमें? जी इट इज बेटर कि आप अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन वहां से भी बारो किए जा सकते हैं। और ठीक है, दूसरी कितने बात को सर जो बारो कर सकते आपने हैं कही हम? कि वन यानी कि कुछ ऐसे जी वर्ड्स होते बारो। हैं जो बिल्कुल टफ इंग्लिश में से होते हैं। हाँ बिल्कुल हमें कर किसी सकते वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा कि वो वर्ड का क्या मीनिंग क्या होगा। समटाइम ऐसा वर्ड लिखा होता है पैसेज में। जी जी, वो आप ले सकते हैं, बारो कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि उसका ओवरऑल जो टेक्सचुअल जो उसकी है ना, जो इमेज जो आ रहा हो वो ये है कि यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज एंड रिटन इन योर ओन वर्ड्स। तो मोस्टली लोग जो उसी को ही फॉलो करते हैं, शायद वो कुछ गैप्स उसके अंदर बाकी रह जाते हैं, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाती, तो वो ज़रा थोड़ी डिस्टर्ब करती है। तो दुगल साहब ये इशू जो है ये प्रेसी के अंदर 1/3 होता है, लेकिन अगर समरी लिखनी आ जाए तो उसमें 1/3 वाली कैद नहीं होती, थोड़ी सी गुंजाइश उसमें होती है। और BCRW के अंदर जनरली इन द पास्ट द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अबाउट मेकिंग द समरी एंड नॉट द प्रेसी, but there is no restriction at all here. That examiner can restrict himself towards summary. He may ask you the pressy writing also. जी ठीक है सर। जी नवीद हुसैन।
जी नबी साहब। तो और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि हमें डायरेक्ट लेक्चर पर चलना चाहिए। हसनैन ठीक है। सेशंस के बारे में मेरा जो मैं कर रहा था बात के साद महमूद को एक प्रॉब्लम आ रही है। आई वुड लाइक टू इनवाइट क्वेश्चन फ्रॉम दिस जेंटलमैन टू रिजॉल्व द इशू। प्लीज कॉल दिस फेलो to have an interaction with me, what sort of difficulties he is facing here. चले, वो जब तक आता है वो मेरा ख्याल है कि he might not be attending the session today. आज का लेक्चर जो है वो मैं again I would share with you that it is have 3 sessions, 3 parts. Part 1 pertains to the general business communication. Part 2 relates to the प्रेसी राइटिंग। उस प्रेसी राइटिंग के अंदर आई विल गिव यू ए पैसेज फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, प्रेसी या समरी व्हाटएवर इट इज, उसका मैं आपको पैसेज दूंगा। आज वो पैसेज जो है वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट होगा प्रीवियस वन से। प्रीवियसली वी वर हैविंग वन पैसेज एंड मेकिंग ए समरी आर प्रेसी ऑफ दैट। टुडे it is interconnected प्रेसी जो है डिफरेंट पैरास के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी और उन 3 मेरा ख्याल है इसमें पैरास हैं। 3 पैरास को कंबाइन करके you are asked to make a summary according to the word count that the writer or the author or the examiner has asked. आप लोगों को वो मैं स्क्रीन पर शो करूंगा कि आप उस पैसेज को देखिएगा जो कि 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा। तो उसके बाद उसको पढ़ने के बाद 10 मिनट के अंदर फिर आप उसके ऊपर व्हाटएवर अटेम्प्ट यू लाइक टू मेक वो आप अपनी समरी जो है वो प्रिपेयर करेंगे। And after that time I'll present you the solution of the summary। फिर अपनी उसके साथ आप मैच कर लीजिएगा कि कहाँ तक आप जो है उसको comprehend कर पाए हैं, understand कर पाए हैं। The third part would be related to public sector communication जिसके अंदर आज हम circular को discuss करेंगे। So let's come to the first part of the lecture. In this part, previously I gave some sort of barriers in the effective communication. Today I'll continue these barriers in another angle. पिछले मैंने बैरियर्स जो थे वो 20 बैरियर्स आपके सामने जो है वो डिस्कस किए थे। आज उन बैरियर्स को हम कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर एग्जामिनर जो है वो सिर्फ बैरियर पूछने की बजाय उसकी जो कैटेगरी है उसके ऊपर वो क्वेश्चन उठाता है। और ये भी कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन इस एंगल से आ जाए तो फिर उन्हें क्या करना होगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैटेगराइज करके 4 कैटेगरी बनाई हैं। एक सीमेंटिक बैरियर है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सीमेंटिक बैरियर्स, गिव ए नोट ऑन इट। फिर नंबर 2 कैटेगरी है जो फिजिकल बैरियर्स को एड्रेस कर रही है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फिजिकल बैरियर्स you are facing in an effective communication. तीसरी कैटेगरी pertains to the organizational barriers
Organizational barriers are again further subdivided into number of sub barriers or obstacles or obstructions or hindrances. Fourth one category is about the psychological barriers. तो हम साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी फर्दर डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो the prime object of today's categorization of the barriers is that examiner can ask you questions through this categorization. तो वो 20 जो पॉइंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे वो इन्हीं के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है वो उनका हमें इहाता करना पड़ेगा. तो लेट मी शेयर विद यू पीपल के ये सीमेंटिक बैरियर को हम पहले लेते हैं. पहली कैटेगरी को सीमेंटिक बैरियर्स क्या है. सीमेंटिक बैरियर्स जो हैं ये कोडिंग और डिकोडिंग के हिसाब से जो है ये मैसेज जो है वो जब कन्वे होता है तो उसका इंप्रेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है. द यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड सिंबल्स, poor vocabulary and poor grammatical knowledge are some of the semantic barriers. When we see the word semantic, it means मीनिंग. मीनिंग वो अल्फाज जो के अपने पूरे मीनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे बैरियर जो होते हैं वो सीमेंटिक बैरियर कहलाते हैं. मसलन आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी वर्ड्स जो हैं वो मैटर करते हैं अपने मीनिंग के हिसाब से, लेकिन उर्दू के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि जू मानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. एक लफ्ज़ के मोर देन 2 मीनिंग्स जो हैं वो भी ले लिए जाते हैं. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द सेंडर एंड द रिसीवर, particularly the receiver, to understand the message in the true perspective. And if the message is not in the right direction to be understood, then it would become a difficult part to reply that. तो मैं ये आपके साथ ये सीमेंटिक बैरियर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने डेफिनेशन, उसके मीनिंग आपको बता दिए हैं. तो उसमें पहला सब टॉपिक जो है आपका वो है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, कि जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि एम्प्लॉइज एट ऑर्गेनाइजेशंस हैव नो कॉमन लैंग्वेज. द पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स एंड डिफरेंट कल्चरल लेवल्स. तो उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी लैंग्वेज बड़ी साफ़ होती है, और कुछ जो है वो इतने रिफाइंड नहीं होते कि वो अल्फाज को कम्प्रीहेंड कर सकें. तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. This is an obvious barrier when there is no common vehicle to convey ideas and feelings. अब जब डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आएंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी फ़र्क होगा, उनके बोलचाल के अंदाज में भी फ़र्क होगा. उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो बराए नाम किस्म की पार्टिसिपेशन करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे रिसोर्स पर्सन को या पर्सन हु इज लिसनिंग टू देयर मैसेज. तो इस तरीके से ये डिफ़िकल्टी आती है कि लैंग्वेजेस का बड़ा असर होता है इसके अंदर, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर. दिस प्रॉब्लम इज मोर एक्यूट कल्चरली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीनेशनल्स.
हमारे यहाँ अगर एक ही पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें इसको तो शायद इतना हमें फर्क ना लगे, लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो शायद सारे एक लेवल के ऊपर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने में अहलियत इतनी नहीं रखते। और फिर उनको ट्रांसलेट करने के लिए even competent translators fail to convey the exact meaning of different words of different languages. तो ये जो है लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकट्ठा होना जो है, ये बैरियर दिन ब दिन बढ़ता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जब शिफ्ट होती है, उसका बिजनेस एक्सपेंड करता है, तो ये जहन में रखना चाहिए कि यू विल हैव टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी सो दैट योर बिजनेस में नॉट सफर। दूसरा, different context of the words and the symbols. The meaning of words are not in the words, they are in us. Words and symbols used have several meanings depending upon the context in which they are being used. मैं एक मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। Give me water to drink. Give me water to drink. Here water means glass of water. दूसरी मिसाल है द वाटर डिस्प्यूट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पर वाटर मीन्स वाटर ऑफ द रिवर। तो ये डिफरेंट वर्ड्स और सिंबल्स अपनी सियाको सबाक के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं, और अगर इनमें भी अंडरस्टैंडिंग हमारे जो मैसेज लिखने वाला है और मैसेज पढ़ने वाला जो है वो अगर एक पेज के ऊपर नहीं होंगे, एक वेवलेंथ के ऊपर नहीं होंगे, तो इट विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम टू कम टू द सेम यूनिफॉर्म कंक्लूजन to address the issue of better communication. Unless the context of words and symbols used is known, the receiver may misinterpret them because of the preconceived ideas. ऐसी जब सूरत-ए-हाल होती है तो लोगों के लिए ये प्रॉब्लम तो आता है कि उनके ज़हन में कुछ ऑलरेडी कुछ चीज़ का इमेज मौजूद होता है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर रूल्स रादर देन एक्सेप्शंस। ये रूल्स हैं जो कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का दर्जा देते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रिजम्पशंस एंड परसेप्शंस। तो जो प्री कंसीव्ड आइडियाज लोगों के जहन में बैठ जाते हैं, वो उसको अपनी ऐनक से देखने की कोशिश करते हैं। अपनी ऐनक से देखने की कोशिश जब करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट कम अक्रॉस द एक्चुअल और रियल पिक्चर ऑफ द मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड टू यू। जैसे साद महमूद का जो क्वेश्चन है दैट आई थिंक ही इज नॉट करेक्ट पिक्चर दैट ही हैज ड्रॉन इन दिस लेक्चर। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स के होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और आगे चल के मैं आपके साथ जो इसको डिस्कस करूँगा वो कि हमारे यहाँ ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इट हैज़ बिकम द प्रैक्टिस बाय द पीपल टू मेक प्री मैच्योर इवैल्यूएशन ऑफ द थिंग्स एंड दे होल पिक्चर इज नॉट बिफोर देम टू implement their actions in totality. Third one, barrier in semantic barrier की कैटेगरी के अंदर वो है poor vocabulary.
Poor vocabulary hinders the communicator to convey written or verbal message in right sense. अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो इस कदर vocabulary point of view से strong नहीं है, तो then you won't be able to convey your message properly to your audience, to the fellow being, to the receiver. So communicator should know the clear and precise meaning of the used words and their appropriate replacement if needed. आई थिंक हमारे यहाँ ये एक इशू जो है सीमेंटिक बैरियर का ये भी चल रहा है। उसमें ज़्यादा जो असरअंदाज होने वाली चीज़ है वो हमारी एजुकेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड है, जिसमें हम अपने वर्ड्स को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते और द मैसेज वी वांट टू कन्वे they are not properly conveyed to the receiver. तो ये तीन सीमेंटिक बैरियर की चीज़ें मैंने जो आपके साथ शेयर की हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर वर्ड्स एंड सिंबल्स, पुअर वोकैबुलरी, इनके ऊपर हमें काबू पाना होगा। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम कि आप सब लोगों की लैंग्वेज, सब लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड जो है उसको आप एडजस्ट कर पाएँ। It can be reduced but cannot completely be eliminated. But try to give your message in clear words, what you want. Don't be biased. Don't use the confused words. ताकि अगला आदमी जो है वो प्रॉपर वे के अंदर इसको अंडरस्टैंड कर सके और आपके सवालों के जवाब आप दे सके। नंबर 2 सीमेंटिक उसमें जो कैटेगराइज किया है हमने वो फिजिकल बैरियर्स हैं हमारे। तो फिजिकल बैरियर्स जो हैं पिछले जो 20 मैंने डिफरेंट आपको बैरियर्स दिए थे उन्हीं में से ये चीज़ें हैं, लेकिन इनको नाम फिजिकल बैरियर्स का दिया गया है। मसलन नॉइज जो है वो डिस्टर्ब करता है हमारी मैसेजिंग को। एक मैसेज जो है वो सेंडर से जब जाता है तो अगर रास्ते में शोर हो तो शायद वो मैसेज प्रॉपर वे के अंदर ना पहुंच सके। तो नॉइस को भी एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। कुछ हैं फिजिकल नॉइसेस, कुछ साइकोलॉजिकल नॉइसेस, रिटन नॉइस और विजुअल नॉइस। तो मैं पहले आपके साथ नॉइस की जो डिस्टर्बेंस आती है उसको मैं देखता हूँ कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मैसेज ड्यू टू दिस नॉइस। तो अगर फिजिकल नॉइस है, फिजिकल नॉइस के अंदर मसलन आप देखते हैं कि जैसे हमारा ये सिस्टम ऑनलाइन है, इसके अंदर अगर शोर आ रहा हो तो हम इसको प्रॉपरली मैं जो बोलूँगा वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो नॉइस हैज़ प्लेड एन very different and difficult role to give some sort of understanding for the receiver to interpret the message in the right way. मसलन ये हमारा डिस्टॉर्शन आ जाती है, फिर यहाँ पर अगर बहुत से लोग जो हैं वो क्वेश्चन पूछना का शुरू करते हैं तो वो नॉइज़ आ जाएगी। और इसके अलावा कोई गाड़ी गुजर रही है, अगर सड़क पास है आपके प्लेस ऑफ वर्किंग के, तो वहाँ से नॉइज़ जो है वो आपको आ जाएगा। तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ फिजिकल बैरियर दैट हिंडर्स योर प्रोग्रेस इन अकम्प्लिशिंग योर टास्क। दूसरी कैटेगरी नॉइज़ के अंदर साइकोलॉजिकल नॉइज़ है। इसके अंदर जो है आपका मेंटल ट्रबल and turmoil affect the receiver's listening and understand the message. कि लोगों का जो ध्यान है वो साइकोलॉजिकली भी वो एक्सेप्टेंस की तरफ है या नहीं है, तो ये भी डिस्टर्बेंस जो है ये क्रिएट करती है लिसनर के अंदर कि बाज़ औक़ात लिसनर जो हैं वो इनअटेंटिव होते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए
लेक्चर क्लास में आए और अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज के तहत अपने सवालात जो हैं वो छाड़ करके वो चले गए। तो किसी ग्रुप के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि ना सिर्फ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि उनका मकसद जो है दूसरों को भी डिस्टर्ब करना होता है। They don't take the attentive stance in listening the things properly and then comprehend and give a logical outcome to come out of that choice of noise के आप उससे बाहर निकल सकें। It is a sort of mental illness मैं कहूँगा, और या mental disturbance कहूँगा कि बाज़ लोग इसका सहारा भी लेते हैं कि वो अपने आप को कैमोफ्लेज करके वो दूसरों का काम भी खराब करते हैं। तो दिस नॉइज आल्सो गिव यू एन इंडिकेशन कि यू कांट कंप्लीटली कम्प्रीहेंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द थिंग्स। फिर रिटन नॉइज आता है। रिटन नॉइज के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने देखा होगा कि एग्जामिनर जो है वो इम्तहान में सफाई के भी 5 नंबर रखता है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है डेफिनेटली दे कैरी गुड मार्क्स, और जिन लोगों की हैंडराइटिंग ठीक नहीं होती एंड द एग्जामिनर फेल्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि आप जवाब अपने एग्जामिनेशन में क्या लिख रहे हैं पेपर में, तो वो उसका बैड इंप्रेशन जो है वो एक फिजिकल बैरियर होता है। तो बेटर हैंडराइटिंग जो है वो आपके लिए एक मेरा ख्याल है कि सूदिंग इफेक्ट होता है कि जहाँ एग्जाम में आप बैठते हैं तो एग्जामिनर जो है आपका इंचार्ज जो है वो आपसे हैप्पी होगा कि आपकी जो लिखाई है उसको समझ आ रही है। और फिर इसमें जो आपका क्या कहते हैं कि रिटन के अंदर अगर आप बोल रहे हैं तो इसके अलावा अगर रिटन मैसेज जो है आपका बैड हैंड राइटिंग के अलावा अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा तो दैट विल आल्सो इरिटेट द रिसीवर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि विजुअल जो नॉइस की किस्म है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आप दफ्तर में लेट आते हैं और बाकी दफ्तर के अंदर लोग मौजूद हैं, आपका बॉस जो है, आपका सुपरवाइजर जो है वो आपको देखता है कि यू आर कमिंग लेट इन द ऑफिस, तो वो इसको इल फील करता है। आप नोट कर लीजिएगा कि whenever you are late from office and you pass by your supervisor and other colleagues, तो आपका वो इम्प्रेशन जो है वो विजुअल नॉइस की कैटेगरी में फॉल करेगा कि यू आर नॉट एक्सेप्टेड एज ए गुड एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉइस की जो मैंने 4 किस्में आपके साथ शेयर की हैं, आप इनको जो है मद्देनजर रखते फिजिकल बैरियर जो है उसमें शुमार करेंगे और कोशिश करेंगे टू मिनिमाइज दैट बैरियर। सेकेंड फिजिकल बैरियर इज इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम के सिलसिले में प्लीज नोट डाउन कि आप किसी को जब फोन करते हैं तो अगर उसके सोने का टाइम है तो वो इम्प्रॉपर टाइम होगा आपका उसको कॉल करने का। अगर आप किसी के पास जो है वो किसी से मिलने जाते हैं बगैर इतला के और किसी ऐसे टाइम के ऊपर कि वो किसी और जगह बिजी हो तो वो आपको ना दे सके टाइम, तो ये इम्प्रॉपर टाइमिंग की कैटेगरी के अंदर ये फॉल करेगी कि यू शुड अवॉइड दैट। इम्प्रॉपर टाइमिंग के अंदर ना किसी को कॉल करें, ना किसी को जो है आप बेहतर तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अर्ली आ जाए या बहुत लेट नाइट नाइट आपके पास आ जाए
तो दैट क्रिएट्स एन इल इम्प्रेशन ऑफ द विजिटर। तो इसको अवॉइड करें, ये फिजिकल बैरियर के अंदर जाता है। और मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर सेटलमेंट टाइम, सेटलमेंट ऑफ द पर्सन, उसके बारे में था कि अगर आप इम्प्रॉपर टाइम के ऊपर किसी के पास चले जाते हैं और वो सेटल नहीं हुआ उस टाइम फेज के अंदर, तो शायद आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव ना कर सकें। whenever you visit an office, please do not enter the public offices, I would say, because I have an experience of working in the public offices. तो जब आपके दफ्तर पहुंचने का टाइम होता है, उसी वक्त आपसे कोई बंदा अगर मिलने आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद आप नहीं उसको प्रॉपरली अटेंड कर पाएंगे। एंड इफ़ यू आर इन ए पोजीशन टू वेट फॉर सम टाइम, 10-15 मिनट के बाद शायद वो सेटल डाउन हो जाए, तो फिर आपकी वो बात तवज्जो से सुनेगा। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि ऑड आवर्स, मसलन दफ्तर के अंदर अगर आपके पास क्लोजिंग ऑफिस आवर्स के में आपको कोई ऐसा ऑर्डर ऊपर से आ जाता है कि आप ऑफिस नहीं छोड़ सकते, तो दिस इज आल्सो एन इम्प्रॉपर टाइम एंड designated as the physical barrier that will check your performance। आप बैठ तो जाएंगे अपने सुपीरियर के कहने के ऊपर, लेकिन आप का माइंड जो है वो शायद वहाँ मौजूद ना हो और आप सही तरीके से अपना काम ना कर पाए। तो दिस इज अगेन एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फिजिकल बैरियर इन गिविंग द परफॉर्मेंस। डिस्टेंस इज अनदर बैरियर जो है आपका, कि अगर आपका डिस्टेंस लॉन्ग है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी थी कि अमेरिका के अंदर अगर रात के 12 बजे हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर दिन के 12 बजे होंगे। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12 आवर्स। तो ये डिस्टेंस जो है ये भी आपका एक फिजिकल बैरियर है कि व्हेन यू आर waking or in a proper position to work, discuss and relating matters, तो आपका जो काउंटर पार्ट है टू होम यू लाइक टू कन्वे योर मैसेज, वो शायद उसके सोने का टाइम होगा डिस्टेंस की वजह से। ये फिजिकल बैरियर जो है ये भी आपको मद्देनज़र रखना होगा कि इससे भी मैसेज देने और मैसेज रिसीव करने का जो इशू है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। इसके बाद मैंने आपको जो 20 बैरियर्स लिखवाए थे उनमें इनएडिक्वेट और ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन का भी मैंने लिखवाया था, आपको दिखाया भी था कि अगर कम इंफॉर्मेशन किसी मैसेज की होगी तो दैट वुड कन्वे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने मैसेज के अंदर लोड कर दी है, तो दैट विल आल्सो क्रिएट a difficulty for the receiver to understand it and reply in a proper manner. तो all these physical barriers जो हैं, noise, improper time, distance और inadequate और overloaded information जो है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी effective communication के अंदर। Then comes your organizational barriers. The organization and office in which you are working, उसके अंदर भी आपको कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, उसमें पहली कैटेगरी जो है वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन जितने किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो बैरियर्स जो हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जितने रिजिड होंगे, that was posed as a threat to the receiver to implement that। आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो रिजिड रूल्स की वजह से शायद फेड अप हो जाए और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ना दे सकें।
तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं अकॉर्डिंग टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वो होने चाहिए और लोगों की ईज को मद्देनजर रख के बनाए जाने चाहिए। नंबर 2, नॉन कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग्स। बस चीज़ें जो हैं आप उसमें जब देखते हैं कि दफ्तरों के अंदर स्टाफ मीटिंग्स जो हैं वो बुलाई जाती हैं, क्योंकि सारा कुछ रिटन मैसेजेस के ज़रिए आप शायद इतने इफ़ेक्टिवली अपना काम ना कर सकें जितना कि स्टाफ मीटिंग्स के अंदर आप खुल के बात करने का आपको चांस मिलता है। तो वो ऑफिसेज जिसके अंदर स्टाफ मीटिंग का रिवाज ना हो, सीनियर जूनियर से ना मिलें, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर शुमार होता है। तो ऐसा है कि टू ओवरकम द बैरियर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट स्टाफ मीटिंग्स टू नो द ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज। In organizations where such meetings and conferences are missing, free flow of information is interrupted and the communication gap between persons being ruled in the ruling widens. अगर आप अपनी बात जो है इन ए मीटिंग को सीनियर स्टाफ को आप नहीं बता सकते, तो इट विल क्रिएट ए हर्डल इन डेवलपिंग मेंटल हार्मनी among the staff members. So, good organizations conduct मीटिंग्स, स्टाफ मीटिंग्स, जिसमें वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने आइडियाज। देन इन अप्रोप्रिएट चैनल जो है वो आप जब देते हैं, तो इन अप्रोप्रिएट चैनल से मुराद यहाँ पर ये है कि चैनल कौन से हैं? फेस टू फेस आपकी गुफ्तगू होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है, टेलीफोनिक होती है, ईमेल के जरिए होती है एंड ऑडियो विजुअल के जरिए भी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें से यू विल हैव टू पिक द राइट चैनल कि कौन सा अप्रोप्रिएट चैनल है जो कि मेरी बात जो है वो सही तरीके से कन्वे कर सकता है रिसीवर। मसलन आप जब लेटर लिखते हैं तो लेटर को लिखने में, लेटर को रिसीव होने में, फिर उसका रिप्लाई आने में इट टेक्स टाइम। अब होता यूं है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप नॉर्मली रीड राइट ऑफिशियल लेटर टू गेट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, लेकिन मैसेज लिखने में कितना टाइम आपको लग जाएगा, फिर उसको डिस्पैच करने में लग जाएगा, फिर वहां पहुंचने में, फिर उसको रिसीव करने में जो रिसीवर है, इट विल टेक टाइम। इसकी बजाय आपने कभी देखा हो कि मैंने आपको डीओ लेटर जो है वो भी मैंने करवाया था, डेमी ऑफिशियल लेटर, वो निकाल के कभी आपको फुर्सत हो तो आप उसको देखें कि डेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर डायरेक्ट एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को लिखता है उसकी पर्सनल टेंशन को इनवाइट करने के लिए। तो राइट अप्रोप्रिएट चैनल इज अ मस्ट फॉर द सक्सेस एंड फ्लरिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप किसी से फेस टू फेस बात कर लेंगे तो जल्दी मसला आपका हल हो जाएगा, एज कंपेयर टू द थिंग्स दैट यू आर handing over to the written messages. No doubt written messages are important, but still when you write a written message to someone, please do make a phone call to him also that I am sending a message. Please try to give the answer या reply within the shortest possible time. तो अप्रोप्रिएट चैनल को इख्तियार करना जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो मैंने आपके साथ टेलीफोन, ईमेल, ऑडियो विजुअल और फेस टू फेस और ओरल कम्युनिकेशन का जिक्र किया है, इट इज़ योर चॉइस टू अडॉप्ट द बेटर वन चैनल
to get the positive response. हायरार्किकल रिलेशनशिप, चौथी किस्म ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर जो है वो हायरार्किकल रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर हायरार्की से मुराद ये है कि बॉस और सुबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है। बॉस होता है, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं, फिर नीचे हायरार्की के अंदर जो भी लोग फॉल करते हैं उनके अंदर अगर गैप बढ़ जाए, एक दूसरे की बात ना सुने, वो मीन्स के थ्रू स्टाफ मीटिंग्स या वैसे मीटिंग्स के अंदर, तो शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ना दे सके। तो प्लीज़ हायरार्की के अंदर जो है the employees are expected to contact executives through their immediate bosses. In such type of cases, that notice that upward communication is intentionally distorted. कि आपने अपने चीफ बॉस को मिलना है तो आपके जो दरमियान में बॉसेस हैं उससे गुजर के आपने मिलना है। And if you will bypass those, this will create a bad taste in your organization. तो इसको हल करने के लिए एक तरीका जो है बड़ा अच्छा कि स्टाफ मीटिंग्स जो हैं, इस टाइप की मीटिंग्स के अंदर आप डायरेक्टली यू कैन टॉक टू दोज सीनियर्स। और सीनियर्स जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि वो अपने सबॉर्डिनेट का ख्याल रखें और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करें। दे शुड मेक द डोर्स ओपन फॉर देयर सबॉर्डिनेट्स टू गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज पीपल। तो ये हायरार्किकल रिलेशनशिप जो है ये जितना अच्छा होगा उतने ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्राइव करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और अगर ये पुअर रिलेशनशिप होगा कि यू वोंट बी एबल टू सी योर चीफ बॉस, तो शायद आपके अंदर एक हेट्रेड जो है वो डेवलप हो जाए और आप अपना प्रॉपर मैसेज, अपनी प्रॉपर प्रपोजल जो है उस तक ना पहुंचा सकें, तो you fed up at some times or you may quit the organization. So this will be detrimental both for the chief boss and the subordinates. To make it congenial atmosphere in the organization to flourish in a proper way. तो इस तरीके से ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हैं उनको भी मैंने 4 कैटेगरीज के अंदर मैंने डिवाइड किया है। और अब साइकोलॉजिकल बैरियर को देखते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इनका बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। तो हमारे यहाँ लोगों के अंदर जो है वो ये चीज़ें पाई जाती हैं और you might be in a position to understand all these things that I am telling you people. किस तरीके से कि सिलेक्टिव परसेप्शन होता है। परसेप्शन क्या है? आपका एक नुक्ता नजर में, तो ये जो है ये सिलेक्टिव जो परसेप्शन का मामला है पाया जाता है अक्सर कि हम कुछ चीज़ों को जो हम सुनना चाहते हैं वो पार्ट किसी भी कॉन्वर्सेशन का हम सुन लेते हैं, और जिसको नहीं सुनना चाहते बाय वर्च्यू ऑफ आवर हेट्रेड, बाय वर्च्यू ऑफ आवर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है मैसेज को ग्रैस्प करना और उसका रिप्लाई देना। डोंट बी सिलेक्टिव परसेप्शन, डोंट बियर द सिलेक्टिव परसेप्शन। ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप में से कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं यहाँ पर, तो उनकी सिलेक्टिव अप्रोच होती है टुवर्ड्स अटेंडिंग दिस सेशन। आई एम सीइंग दैट ओनली 231 participants are present at this moment,
and in the very outset, in the starting of the session, they were 261. तो ये एक आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन है कि हमने बस हाजिरी लगवानी है वहां पर, हमने सुनना है या नहीं है। ये बात जो है ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर फॉल करती है। Then next one, premature evaluation. This is very important. आपसे मैं शेयर करता चलूं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी हैं, इसके अंदर हम प्री मेच्योर एवेल्यूएशन करने के बड़े मास्टर हैं। हम पहली मुलाकात में किसी शख्स के बारे में वो इमेज कायम कर लेते हैं जो कि शायद बाद में जाके वो गलत साबित हो। तो प्लीज ट्राई टू मेक ए प्री मेच्योर एवेल्यूएशन ऑफ एनी इंसिडेंट और एनी पर्सन। ये डेंजरस है, ये ठीक नहीं है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आप उसको बड़ा हाईलाइट करके एक एवेल्युएट कर लेते हैं चीज़ों को। दिस इज डेंजरस ट्रेंड, दिस इज अनलाइट एवरीवेयर। प्लीज गिव फुल अटेंशन टू द कंप्लीट मैसेज। हम किसी कंप्लीट मैसेज को शायद पढ़ने की बजाय थोड़े से चंद अल्फाज उसको लेके अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज वेरी डेंजरस जो है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है दैट वी ट्राई टू एवेल्युएट क्विकली। We do not listen or read the whole, but try to infer from certain part of the message. The moment we try to evaluate, we stop further message visible to our sensory receptors. As a result, effective communication does not take place because of the premature evaluation. This barrier can be overcome by emphatic listening or suspending judgment for the time being. As a nation, majority of the people take premature evaluation of their so many issues and problems, और उसमें से अपनी मर्जी का रिजल्ट जब निकालते हैं तो शायद उनका वो मकसद वक्ती तौर पर उन्हें सेटिस्फाई कर दे, बट लेटर ऑन दैट विल नॉट serve the purpose to the organization. Because I'm seeing the number is still dropping, and people are leaving the session because इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि either they are not interested to listen the lecture, or they are not understanding it properly, or simply are interested only to join as a participant and not a good listener. तो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन का मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि इसको आप अवॉइड कीजिए। गिव कंप्लीट टाइम टू द सिचुएशन to open all the things before you before inferring any sort of result from that. हम premature evaluation के मास्टर हैं। तीसरा, different comprehension of reality. Reality is not absolutely concept, it is relevant to different persons. Each person has unique sensory receptor and mental filters. As a result, our inferences and evaluations are different. हम किसी एक वाक्य के बारे में जब हम 2-3 लोगों से हम पूछेंगे तो शायद सबकी राय जो है वो डिफरेंट पाई जाए, और हमें एक बंदे के कुछ कहने के ऊपर हमें रिजल्ट इन्फ्लुएंस जो है ड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए, और उसको डिफरेंट सोर्सेज से उसको जो है वो चेक करने के आपके पास जो है वो एबिलिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर वो खास किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए। particularly when you are sitting at the helm of affairs in an organization, तो बॉसेस के अंदर जो है वो ये चीज़ पाई जाती है कि कुछ लोग खुशामदी होते हैं, काम उन्हें आता नहीं, और जाके बॉस की खुशामद की और एक बैड न्यूज़ जो है उनके कान में फूंक दे। दिस ऑफन हैपन्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अगर बॉस जो है सिर्फ उसी की बात सुन के अगर कोई नतीजा निकालना चाहेगा तो शायद वो गलत हो जाए।
उसको चाहिए कि वो 2-3 अदर सोर्सेस को चेक करे, और जो पहली आपके पास आया है आपको टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा हाफ बेक्ड होती है या इनकम्प्लीट होती है। एंड इट इज द sagacity एंड द विजडम ऑफ द चीफ बॉस, जो जिसके पास वो फ्लैक्टर लोग जो हैं, खुशामदी लोग पहली इंफॉर्मेशन दाग देते हैं, तो बॉस को उसको एनालाइज किए बगैर उस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं बेचना चाहिए जब तक वो 2-3 लोगों से उसकी फर्दर कंफर्मेशन ना कर ले। तो ये रियलिटी पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करती है। तो दिस आल्सो फॉल्स इन द साइकोलॉजिकल बैरियर्स की लिस्ट में ये आता है। देन एटीट्यूड ऑफ योर सुपीरियर्स, एटीट्यूड ऑफ योर सुपीरियर जो है ये बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। अगर बॉस जो है वो बिल्कुल अनअवेलेबल है टू द सबऑर्डिनेट्स, तो शायद वो नताइज प्रॉपर जो है वो ना ले सके, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स बी नॉट सो रिचर्ड, it should be flexible, and everyone should have the access to the superiors to give their difficulties, problems, and the obstructions they are feeling in their organization. तो इस तरीके से जो है सुपीरियर का रोल जो है वो बढ़ जाता है। अगर सुपीरियर जो है वो रिचर्ड होंगे, वो सख्त होंगे, तो उनके सबॉर्डिनेट उन तक सही बात को आने ही नहीं देंगे। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। 5वें नंबर के ऊपर एटीट्यूड ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अब जहाँ जो बॉस हैं, सुपीरियर हैं, उनकी रिजिडिटी का हमने जिक्र किया, तो हमें अपने सबॉर्डिनेट की नेचर का भी हमें पता होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो कुछ लोग बॉसेस की तरह तो क्या कहते हैं, तुरम खान जो है वो बनते हैं। नहीं भाई, व्हेन यू हैव जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, बी सबमिसिव, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, एंड गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन टू योर सुपीरियर्स। एक पॉइंट को उठा के और लेके आप बॉस के पास चले जाएंगे तो कल को वो गलत साबित हो गई तो फिर आपका इमेज क्या रहेगा। हर चीज जो है उसको छान फटक के आपको आगे चलने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि यू विल इनवाइट ट्रबल्स इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन योर ऑफिशियल लाइफ बट इन योर होम लाइफ आल्सो। Be respectful, be kind, and a good listener. Don't extract or infer half-baked information or the result from your situations, from your incidents. Sixth one is poor listening. अब ये हमारा बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम किसी मीटिंग में अगर बैठे हैं तो अपनी मर्जी की बात जो है वो सुन लेंगे, लेकिन जो आपकी मर्जी की नहीं है उसे आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। बट दिस इज रॉन्ग। पुअर लिसनिंग जो है वो आपको कभी भी एक अच्छा कॉम्पिटेंट ऑफिसर, कॉम्पिटेंट जो है बंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी पर लोग उंगली ना उठा सकें, वो पुअर लिसनिंग होगी तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिल सकेगा। तो आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। पुअर लिसनिंग ऑफ द मैसेज, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, incomplete information that will distort your image before your colleagues, before your superiors, and before your subordinates. Poor listening नहीं, पूरी बात सुने, उसके बाद को नतीजा अखज़ करें। हमारा अलमिया है कि हम ऐसा नहीं करते। तो poor listening is another psychological barrier. 7वें नंबर के ऊपर इगोटिज्म। इगोटिज्म एक
ऐसा एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का कि जिसको इगोटिज्म कहते हैं, खुद पसंदी को। खुद पसंदी के अंदर इंसान जो है जब उसका शिकार हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है वो हर दूसरी चीज के अंदर कीड़े निकालने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ अपनी अना की तस्कीन के लिए वट एवर सूट्स हिम वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर इन मेकिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द egotism to arrive at the uh, proper results or inferences that you like to draw from your day-to-day life. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इमोशंस। इमोशन जो है वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर एक्सपर्ट्स ने डाले हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं उसका बड़ा अमल दखल होता है। इमोशंस में कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस के अंदर लव आती है, अफेक्शन आती है, कंपैशन। आपने देखा होगा कि व्हेन यू शो पॉजिटिव इमोशंस टू योर पेट्स, आपने कोई डॉग रखा है, आपने कोई जानवर रखा है, एक कैट रखी है आपने, तो जब आपके पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो वो जान आपके करीब आने की कोशिश करेगा। और अगर आपके नेगेटिव इमोशंस होंगे, इवन बच्चे की मिसाल आप हम ले सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो उस शख्स के पास आना पसंद करेगा जो उसे एक बड़ी टेंडर फीलिंग को जेहन में लेके उसको वो महसूस कर रहा होता है। और अगर आपके नेगेटिव इमोशंस आएंगे, मसलन आपका हेट्रेड है, आपका एंगर है, आपकी एंजाइटी है, आपकी डिप्रेशन है, ये चीजें जो हैं ये जब आपके सामने आएंगी तो मेरा ख्याल ये है कि वो आपका काम जो है वो खराब करेंगी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर जो है कंजीनियल एटमॉस्फेयर जो है वो प्रिवेल करेगा, हम नेगेटिव इमोशंस की बजाय पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट करेंगे तो शायद हम बेटर रिजल्ट्स जो है वो देख सकें। So one thing I would like to clear here is that please control your emotions. Don't show the stubborn attitude. Don't show the flattering attitude before your bosses, and avoid premature evaluation of the situations that you are confronting everywhere in your organizations, in your society, in your home. आप इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब हो जाए। तो these psychological barriers are not only important for your effective communication everywhere, but it will help you to lead your uh, daily life balanced and mature, and it will create congenial atmosphere everywhere. और अगर आपका एटीट्यूड जो है वो डिफर कर रहा है तो दूसरों को क्या उससे लगे, वक्ती तौर पर होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ हैविंग पॉजिटिव इमोशंस इन योर पर्सनालिटी। These were the four categories of barriers. मेरा ख्याल ये है कि आज का लेक्चर जो है that will give you an understanding of your daily life. Try to adopt a good attitude toward others. इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, हम कैसे इन डिफिकल्टीज को हम अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छी अपना मैसेज जो है दूसरों तक अपना पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज स्टे विद मी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो दिखाने जा रहा हूँ, हाउ टू इम्प्रूव दैट
how to improve these barriers to come across the favorable situation for you in your workplace, in your homes, and in the society, in the relatives, and in the company of friends. Overcome your perceptual barriers. पहला पॉइंट जो है कि आप अपनी परसेप्शनल बैरियर को इम्प्रूव करें। आपकी परसेप्शन जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, बायस्ड परसेप्शन नहीं होनी चाहिए। आपका नुक्ता नजर जो है वो अपना होना चाहिए। किसी के सुनने से आप कोई नतीजा अखज करते हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि एक अच्छे साबित नहीं हो सकते, एक अच्छे वर्कर, एक अच्छे बॉस, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे फादर, जो भी हमें रोल दुनिया के अंदर प्ले करते हैं, परसेप्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। ये परसेप्शन जो है ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने अगर रॉन्ग और नेगेटिव परसेप्शन ले ली तो मेरा ख्याल है कि आपका रिजल्ट डेफिनेटली जो है वो ठीक नहीं आएगा। और यूजुअली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर फॉलीज। हम मोस्टली जो हैं वो अपनी कमियों और कोताहियों के ऊपर हमारी नजर नहीं होती। हम अपनी ऐनक से देखते हैं दूसरों को। जहां ऐसा होगा वहां जो है वो हालात ठीक नहीं रहेंगे। तो बाकी लोगों को आप कहेंगे कि मैं ही ठीक हूँ, अगला बंदा जो है वो गलत है। दिस इज ए रॉन्ग प्रिजम्पशन, दिस इज रॉन्ग नोशन, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। Overcome this. To overcome these faults and follies, one should transform one's perceptions on regular basis. आपको जज करना होगा कि आपकी परसेप्शनल लेवल क्या है। क्या आप कहीं नेगेटिव परसेप्शनल कैटेगरी के अंदर तो फॉल नहीं कर रहे। ट्राई टू इम्प्रूव दिस बैरियर इन योर पर्सनैलिटी टू गेट सक्सेस इन एवरी वेयर। ऑफिस हो या आपका घर हो या आपके दोस्तों की महफिल हो, अपना परसेप्शन लेवल जो है उसको ठीक कीजिएगा। नंबर 2 फैक्टर जो है दैट इज प्लेइंग आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो इफेक्टिव लिसनिंग है। हमारे यहाँ ये शॉर्टकमिंग पाई जाती है कि हम मर्जी की बात सुनते हैं, हम दूसरी बात को हम भूल जाते हैं। एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि नमाज के करीब मत जाओ। अगला क्वेश्चन है जब नशे की हालत में हो। तो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इसको पढ़ी लेते हैं कि ये तो फरमाया गया है, हदीस का सहारा लेते हैं कि कुरान का लेते हैं कि मत जाओ कुरान के नज़दीक, नमाज के नज़दीक। अगला पोर्शन इंटेंशनली ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट मैसेज को अंडरस्टैंड करें कि ताकि आप सही नतीजा जो है वो अखज़ कर सकें। नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो। अपने मतलब अपनी जो है वो डेढ़ ईंट की मस्जिद जो है उसको बनाने से आप बाज रहिए। 3 है क्रिएट सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट। सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट से मुराद यहाँ पर यह है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कीजिएगा। एक हेल्थी हैबिट्स अपनी डेवलप करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आपके साथ सही तरीके से जो है वो इंटरेक्ट कर सकें। आपने जब टीम वर्क के तौर पर काम करना है तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आपकी एनवायरनमेंट इन विच यू आर वर्किंग, इन विच यू आर लिविंग, तो वो शायद ख़राब हो जाए और आपको मुश्किलात का सामना बाद में करना पड़ जाए। सॉरी। कन्वे इमोशनल कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। ये एक अनदर जो है एक कंटेंट के हाउ टू
improve your communication. Every communication situation requires conveying of the content of the message, intellectual part उसका क्या है, as well as the emotional impact of the message. Convey emotional content of the message, और आप उसको सही तरीके से एनालाइज कर सकें. द मैसेज इज जनरली परसीव्ड बाय द सेंडर टू बी ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट, but the problem occurs when the receiver does not share the same perception of message. आप जो है वो प्रॉपर शायद मैसेज को अंडरस्टैंड ना कर सकें जिस तरीके से उसे करना चाहिए. For this purpose, sender should consider the emotional reaction of the receiver, whether the message will be interpreted as positive or negative. आपको अपना मैसेज सेंड करने के लिए इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए. मैं आगे चल के आपके साथ जब 7 C's ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिस्कस करूंगा तो उसमें एक यू अप्रोच होती है. यू अप्रोच होती है. आप यू अप्रोच के तहत उसका मतलब यह है कि पुट योरसेल्फ इन हिज प्लेस टू होम यू आर एड्रेसिंग. उसके इमोशंस का, उसके जज्बात का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद यू विल बी इन ए फेलिंग स्टेट टू कन्वे योर मैसेज प्रॉपर्ली. बी रिस्पेक्टफुल, बी काइंड टू अदर्स. अगर आप नहीं कर पाते तो शायद आप प्रॉपर वे के अंदर अपना मैसेज कन्वे करने में नाकाम हो जाएंगे और आप एक अच्छे सबऑर्डिनेट या अच्छे ऑफिसर बनने की एहलियत अपने आप में कम कर देंगे. यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. कहते हैं कि आपने पुराने जो कभी उर्दू के खतूत गालिब के पढ़े हों या शायरी पढ़ी हो या इस टाइप की चीज़ें जो हैं, तो उस वक्त के जो नसब निगार थे, प्रोज राइटर, वो भी बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखते थे. बट नाउ द थिंग्स हैव एब्सोल्युटली बीन चेंज्ड. आज की लैंग्वेज जो है वो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, सादा अल्फाज के अंदर अपना मैसेज कन्वे करना जो है, दैट हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपने देखा होगा कि अगर आप सादगी से अपना जो है वो अल्फाज से अपना मकसद कन्वे कर सकते हैं तो डोंट पुट योरसेल्फ इन ट्रबल इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर, कि आप उसको इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं. और व्हेन वी कम अक्रॉस द अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स, तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि वर्ड्स हैव डिफरेंट connotations, different shades of their meanings. According to the situation, try to use the appropriate words for sending your message to the other party, other receiver. तो आपकी लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए. आपकी लैंग्वेज के अंदर हेट्रेट नहीं पाई जानी चाहिए. तो ये आपके कंट्रोल में है. यू कैन डू इट. यूज प्रॉपर चैनल. कौन सा चैनल आपको अच्छा लगता है? क्या किसी से जाके खत लिख के आप अपना मकसद हासिल कर लेंगे, या यू नीड टू विजिट दैट फेलो, योर बॉस, योर फ्रेंड, योर रिलेटिव्स? क्या आप ईमेल करके, क्या आप टेलीफोन कॉल करके, क्या आप ऑडियो विजुअल के जरिए आप ये सारे मकासद हासिल कर सकते हैं? The choice is yours. You will have to pick the right or proper channel for that purpose to convey your message in an appropriate way. Encourage open communication. Open communication means management should follow open communication policy where employees are encouraged to approach immediate and higher superior with any matter that concerns the organization and people at the organization. जो है वो ओपन अपनी पॉलिसी रखें, ना कि आपको मिलने के लिए लोगों को किसी तरद्दुद का सामना करना पड़े. तो ओपन कम्युनिकेशन रखें. एनीबॉडी कैन विजिट यू, एनीबॉडी कैन स्पीक टू यू, गिव हिज प्रपोजल्स एंड लिसन योर वर्ड्स आल्सो. आप ओपन कम्युनिकेशन को अगर रवाज देंगे तो
शायद मेरा ख्याल है कि आपके लिए कामयाबी के रास्ते जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इन शॉर्ट, टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज ब्रीड्स मिसअंडरस्टैंडिंग। जो लोग टू वे कम्युनिकेशन पर बिलीव करते हैं वो लोग जो है वो हमेशा कामयाब रहते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन breeds misunderstanding and negative emotions. Therefore, there should be two-way communication with sound feedback system. सिर्फ हुक्म ही चलाना नहीं होता, दूसरों से उनके बारे में भी कि what sort of reply or the information they like to share with you, सुनना भी आपका काम है। वन वे ट्रैफिक जो है वो कभी भी कामयाबी की जमानत नहीं होती। तो प्लीज इंश्योर टू make a two-way communication for your success. उसके बाद last but not the least, make best use of body language. जब आप किसी से बात करते हैं, फेस टू फेस आप किसी से बात करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बड़ा गौर से देखना होगा। जब आप किसी सीनियर के पास जाते हैं तो डोंट सिट बिफोर हिम बाय क्रॉसिंग योर लेग्स। आप जब बात करें तो अपने हाथों को उसका इस्तेमाल कुछ लोग बहुत तेजी से करते हैं। That will also create a bad impression before other people. और अगर आप खड़े किसी के साथ बात करते हैं तो बी रिस्पेक्टफुल while talking to your seniors, while talking to your friends के अंदर तो चलो हो सकता है कि whatever posture you like you be adopted, but the bad body language जो है इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बॉडी लैंग्वेज पर भी बात करूंगा जो कि आपको हेल्पफुल होगी इन योर डेली लाइफ। तो बॉडी लैंग्वेज जो है मेक यूज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एज मच एज जो है जो कि वो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस को मीट विद कर सके। एवरी मैसेज शुड बी बैक्ड बाय अप्रोप्रिएट जेस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस। अब बाज़ वक़्त होता यूँ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी वॉइस आपकी टोन बता रही होती है कि यू आर इन एंगर, यू आर इन हेट्रेड, और योर वर्ड्स कन्वे टू द रेसिपिएंट दैट you are affectionate, you are a good person, you listen to the people very patiently and accommodate them to the maximum extent that you can do. तो ये सारे जो बॉडी जेस्चर्स हैं इन पर तफसील में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो विद दिस आज का पहला पार्ट जो है हमारा वो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो कि सब लोगों का कॉमन है वो मैं ख़त्म करता हूँ और सेकंड पार्ट के ऊपर मैं आता हूँ। इसको ज़रा प्लीज ट्राई टू पार्ट 2 आज के लेक्चर का जो है वो प्रेसी राइटिंग के ऊपर है। ये पैसेज जो है मैंने पिछली एक दफा के पेपर से मैंने उठाया है और ये 3 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल है। हसनैन मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हसनैन, I was talking to you people कि ये मैंने पैसेज आपके पिछले एक पेपर से उठाया है। इसके 3 पैराग्राफ्स हैं और 3 पैराग्राफ के पर मुश्तमिल ये पैसेज है। इसकी आपने समरी बनानी है जो कि 105 से 110 वर्ड्स के दरमियान में रहे। I am giving you 10 minutes to read this passage from here. आप 2-3 मिनट में ये पैसेज देख लें
जो भी आपको आता है आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते जाएं। फिर मैं सेकंड पैराग्राफ दूंगा, फिर थर्ड दूंगा। 2-2 मिनट की बात है। रीड आउट दिस पैसेज, मैं बोल भी देता हूँ। The government of Sindh has invested in a substantial number of reforms that have been significant in addressing various gaps in education service delivery. But these reforms need to speed up to sustainably address the plethora of problems that all the provinces' education system is facing. This was highlighted in another report entitled 2013 से 2018 5 years of education reform. ये टाइटल है उस रिपोर्ट का जहां से ये लिया गया है। सिंध विंस लूजेस एंड चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर 2018 to 2023 तक। प्लीज 1 मिनट के लिए इसको रीड करें, दोबारा रीड करें, और देन मैं सेकंड पैराग्राफ आपको शो करता हूं इसका। जावेद इकबाल मौजूद है लाहौर से? Mansoorul Haq from NKPK. Shamsur Rahman from Quetta. Are these people attending this session or not? दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पैराग्राफ देखिएगा। The Sindh Education Plan highlights key strategic areas of focus through a 5-year period for the government to ensure efficacy in delivery by improving equity and access, quality of education and learning outcomes, sector governance and accountability. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद, मैंने कहा कहीं आप मिस तो नहीं कर गए लेक्चर? नहीं सर, मैं अटेंड कर रहा हूँ सर। अच्छा, चलें, थैंक यू जी थैंक यू। sector governance and accountability and sector financing. With these thematic focuses, the Sindh government has launched commendable reform efforts, including real-time monitoring, merit-based recruitment, and training of teachers, a robust public-private partnership program through Sindh Education Foundation, standardized testing of learning levels and increased and improved. हेलो, ऑफिस नंबर 28 में 2 चाय 2 पराठे भेज दें। 28 नंबर ऑफिस में रहमत सेंटर पे। जी 2 पराठे, सिर्फ पराठे चाहिए। प्लीज ये पराठों का ऑर्डर बंद करें। 28 नंबर ऑफिस में ऊपर रहमत सेंटर में। घी वाले भेज दो। हसनैन साहब, ये माइक बंद करें। ये भी आपने, अच्छा, ये आप खुद ही ऑर्डर दे रहे थे? ठीक हो गया। आप दे सकते हैं। अच्छा, दोबारा इसको पैसेज को मैं पढ़े देता हूं आपसे। द सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान हाईलाइट्स key strategic areas of focus through a 5-year period for the government to ensure efficiency in delivery by improving equity and access, quality of education and learning outcomes, sector governance and accountability, and sector financing.
Within these thematic focuses, the Sindh government has launched commendable reform efforts, including real-time monitoring, merit-based recruitment, and training of teachers. A robust public-private partnership program through Sindh Education Foundation, standardized testing of learning levels, and increased and improved funding. अब यहाँ पर डियर पार्टिसिपेंट्स, आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है, पैसेज नोट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन जो पैराग्राफ है इस समरी का, जो पैसेज दिया हुआ है उसका मैं देता हूं आपको, इसको देखिएगा और फिर आप जो आपने को नोट डाउन कोई चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं उनको अपने लैंग्वेज में अपने अल्फाज में लिखने की अगर कोशिश करें तो वो समरी जो है वो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ शुद्ध बुद्ध हो जाए डिफरेंट पैराग्राफ्स को एक पैराग्राफ की समरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो देन लास्ट में मैं फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, फिर मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। लेकिन बी अटेंटिव टू read and write the important points. Notwithstanding the gains made through reforms thus far, there is a long way to before the objectives set out in Sindh Education Sector Plan 2014-18 can be achieved. Since we are already in the year 2018, it is evident that these objectives will not be met within the allocated time and period of 5 years. This underscores the need to build of reforms enacted during this period to launch a more robust set of actions to achieve the objectives in the coming years. अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इट इज द क्वेश्चन पेपर 2018 का जो आया है, शायद विंटर है या समर है पिफा का, आपके इस पेपर उसके अंदर 3 पैरे मौजूद हैं। अब इसको आप प्लीज 5 मिनट के लिए इसको देखें और फिर मैं इसका सलूशन आपको सामने डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने पेपर को निकाल के फिर प्रॉपरली आप अपने तौर पर भी दोबारा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट टेक 5 मिनट्स to grasp or recall in your mind the important points of the 3 passages, 3 paragraphs that I have given to you people. इसको आप अपनी लैंग्वेज में 5 मिनट में अगर आप कर सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर मैं अपना सॉल्यूशन आपको जो है वो दूंगा जो कि 110 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। भी टेक 5 मिनट्स। ओके, प्लीज कम बैक, अटेंशन प्लीज। आपका ये जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है वो पेफा 2019 विंटर एग्जाम का पेपर है BCRW का।
Note down it. विंटर एग्जाम 2019 BCRW, वहाँ ये पैसेज आपके एग्जाम में आया है और इसी टाइप की चीजें जो हैं वो आपको आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। वो 1 पैरा दे के उसमें से आपको समरी बनाना या आपका जो है एक्सप्रेसी करना जो है वो तो आसान था जो पहले मैंने 5 लेक्चरों में आपको दिया, लेकिन आज थोड़ा सा उससे हटके है, आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैंने दिया है। तो प्लीज हसनैन, मेरी आवाज आ रही है बेटे? हसनैन, अब जो मैंने 3 पैसेजेस आपके सामने रखे थे वो आपके पेपर से उठा के उसका सलूशन जो है वो इस तरीके से बनेगा। इसको आप अपने मुताबिक ज़ाहिर है 100% तो आप इसको डेवलप इस तरीके से शायद ना कर पाएं, लेकिन द मेन क्रक्स ऑफ द इशू शुड बी इन योर समरी, ताकि मैंने समरी का बताया भी था कि वो कोहेरेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके वो जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको दिए थे प्रेसी और समरी करने के, वो आप मद्देनजर रखें और इसको आप नोट डाउन कर लें इस सॉल्यूशन को। मैं पढ़ देता हूँ। टाइटल मैंने दिया है एजुकेशन रिफॉर्म्स इन सिंध, on the basis of the 3 passages that I have already spoken before you people. The government of Sindh has launched 5 years of educational reforms in the province to improve the various deficiencies found in the education service delivery. This will help to solve the problems in the education system. The key strategic areas include to ensure education service delivery through improving quality, equity and access, quality of education and learning outcomes, sector governance and accountability, and financing. All this will be done through a real-time monitoring, merit-based recruitment, teachers training, and strong public-private partnership. Standard of teaching levels, increased and improved funding. To achieve all these objectives, there is a dire need to make strong implementation measures. इसको आप अगर लिख लें तो अपने हाथ से 110 वर्ड्स हैं. It will take 2-3 minutes to write down. तो मैं फिर आगे चलता हूँ, आपको मैं शेयर करवाता हूँ फर्दर चीजें जो हैं. उस्मान नवाज फ्रॉम लाहौर. आतिफ अली फ्रॉम इस्लामाबाद. साद महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद, डी और रावलपिंडी से हैं ये. प्लीज, अगर आपने ये पैसेज आंसर जो है समरी का ये नोट कर लिया है, इसमें से अगर मजीद ब्रीफ किया जा सके तो एक सेंटेंस आप निकाल सकते हैं. सेकंड सेंटेंस है दिस विल
हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम, ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर ना भी दिया जाए तो काम प्रेसी के अंदर हमारा चल जाएगा, लेकिन वो नंबर ड्रॉप हो जाने थे वर्ड्स के, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को यहाँ फिट इन कर दिया है, ताकि हमारा नंबर जो है 110 वर्ड्स तक ही, जो कि एग्जामिनर की डिमांड है, उस तक रहे। आगे चलें हम, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है हमारा पार्ट 3, पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर सरकारी दफ्तरों के अंदर हम मुख्तलिफ टाइप की कम्युनिकेशंस करते हैं। ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, जिसे डीओ लेटर कहते हैं। हम वहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम लिखते हैं, हम नोटिफिकेशन देते हैं। उनमें से एक जो है वो सर्कुलर है। आपने दफ्तरों के अंदर सर्कुलर का नाम सुना होगा। सर्कुलर क्या होता है? A circular letter provides information to a large group of people। बहुत से लोगों को बैक वक्त जो है वो एड्रेस किया जाता है सर्कुलर के जरिए। लेटेस्ट इसके अंदर ये है कि शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, कि ये कोई लगी लिपटी बात नहीं सर्कुलर के अंदर कही जाती, स्ट्रेट वे के अंदर जो बात कहनी है वो कह दी जाती है। और ताकि बहुत सारे पॉइंट्स जो उसके अंदर आ रहे हों, जो कि एक रिस्क क्रिएट करते हैं रीडर्स के लिए, कि वो अपना इंटरेस्ट लूज ना कर जाएं, और उसी मेन पॉइंट के ऊपर फोकस जो है वो करें, उसको सर्कुलर कहते हैं। ये एक लाइन की डेफिनेशन है पहले। ए सर्कुलर लेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। सर्कुलर का इतना ही काफी है, बाकी चीजें जो हैं वो आपकी सब्सिडियरी हैं, सप्लीमेंट करती हैं इसको। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू प्रोवाइड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस, to gather, number 2, to gather an information on an important issue। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है टू क्लैरिफाई दी पॉलिसीज। अगर कोई पॉलिसी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है तो उसकी नंबर ऑफ वायलेशन हो, तो उस पॉलिसी को क्लैरिफाई करने के लिए भी सर्कुलर किया जाता है। चौथा इसका पर्पस है, इफ यू वांट टू इनवाइट सम सॉर्ट ऑफ कमेंट्स ऑन एन इशू या पॉलिसी जो है, तो उसके लिए भी एक सर्कुलर इशू किया जाता है। और द मेन फोकस इज दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल आर योर ऑडियंस। अब सर्कुलर के बारे में अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप बता सकते हैं कि सर्कुलर जो है एक लेटर है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को। ऑब्जेक्टिव पूछे जाएं तो आप इसके तहत आप उसको ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक लेटेस्ट सर्कुलर जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया है। प्लीज इसको पढ़िएगा, और फिर हमने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिया है। इसके ऊपर आपके कमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कोई पढ़ा जा रहा है आपसे?
रफीक फ्रॉम लाहौर, नजर आ रहा है ये सर्कुलर? बिलाल वाजिद को नजर आ रहा है लाहौर से? हसनैन, आप सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? मैं भी पढ़ देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने 22 जनवरी को एक सर्कुलर लेटर इशू किया है। ये मैंने एज ए स्पेसिमन आपके लिए रखा है कि इसमें बहुत से ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस किया गया है। तो सुनिएगा जरा। The Honorable Chief Justice has been pleased to inform all the Honorable Judges that from now, birthdays of the Honorable Serving Judges shall be celebrated by cutting a cake during tea break in Judges' Common Room at principal seat or at branches in accordance with the availability of the concerned Honorable Judge. Submitted for kind information of their lordships, please. Additional Registrar Protocol ये लेटर जो है वो लिख रहे, सर्कुलर इशू कर रहे हैं। तो कॉपी किसको कर रहे हैं? बहुत से लोगों को कर रहे हैं। सेक्रेटरी oblique प्राइवेट सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑल एडिशनल रजिस्ट्रार्स, private secretaries to honorable judges at principal seat and its allied branches, staff officer to worthy registrar, deputy registrar food and beverages for compliance and making arrangements on concerned dates. इसको नोट कीजिएगा जरा। Deputy registrar food and beverages for compliance and making arrangements on concerned dates. Number 5, senior additional registrars Lahore High Court, Bahawalpur, Multan and Rawalpindi benches. इसके ऊपर आपके कमेंट मुझे नहीं चाहिए। You might have different views about this circular. I simply want to give you an insight at the specimen putting before you that a circular is like this. Contents के ऊपर नहीं जाना, आपने इसको यही देखना है कि यहाँ बहुत से लोगों को एड्रेस किया गया है एक ही वक्त। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जब चलती है तो उसको सर्कुलर का नाम दिया जाता है। Respectable participants, your time is over and you are welcome to put any question to me about today's lecture. I'll answer those. अस्नान, इन्हें अलाउ करें कि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मैंने ये पूछना था कि टोटल कितने इसके आपके BCRW के लेक्चर्स होंगे और जो तैयारी के हवाले से है कि जो प्रिपरेशन हमने करनी है एग्जाम्स की, जो स्लाइड्स आप शेयर करते हैं ये एनफ है या बुक का हमें मतलब पढ़ना पड़ेगा ज्यादा? मेरा ख्याल ये है कि जो मैं स्लाइड शेयर करूंगा ये काफ़ी होंगी आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, लेकिन आप एडिशनल रीडिंग करना चाहें तो मोस्ट वेलकम उसमें। और जहाँ तक लेक्चरों की बात है, ये 30 लेक्चर आपके होने हैं। तो आज मेरा ख्याल है 6th लेक्चर है, बाकी हमारे तकरीबन 24 लेक्चर हमारे बाकी हैं। अब देखें वो कब तक चलते हैं हमारे, वो तो मैनेजमेंट जानती है कि उसने कैसे एडजस्ट करना है आप लोगों के लिए। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए मुझे। जी सर, ताहिर अयूब बात कर रहा हूँ लाहौर सेक्टर से। ताहिर अयूब लाहौर कैंपस से। ताहिर किस सेक्शन में आप? सर सेक्शन का सर मेरा आइडिया नहीं है ठीक से, मैं वापडा की तरफ से हूँ सर। जो अच्छा, आप क्लासेस नहीं ले रहे? मैं सर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ ना। अच्छा, आप ऑनलाइन ही ले रहे हैं, आपका सब्जेक्ट यही है, बाकी आप दूसरा नहीं कुछ सब्जेक्ट ले रहे। ओके ओके ताहिर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन किसी साहब का? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर रजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रजा, रजा अदरीस। जी सर। हाँ जी, जी रजा, क्या आप सर पूछना क्या हाल चाहेंगे? है आपके? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। सर जी एक सजेशन थी सर लेक्चर के बारे में। जी बताइए। सर ये जो है ना प्रेसी के लिए हमारे पास और ये पब्लिक सेक्टर के लिए टाइम थोड़ा बचता है सर। अगर इस पार्ट्स को हम पहले रख लें और बिजनेस कम्युनिकेशन के पार्ट को हम बाद में डिस्कस करें, मतलब यानी कि जो आपकी तरतीब उसको आगे पीछे कर दें, तो सर हमें ज्यादा टाइम मिल जाया करेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन जरा हमने पहले भी पढ़ी हुई है तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है सर। अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल आगे से कर लेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर से जो है इसको लास्ट में रख लेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। और जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद रुबैत हूँ। मोहम्मद, जी आपका मुझे आवाज नहीं आ रही। रुबैत हूँ कराची। जी जी उबैद साहब। सेक्टर गवर्नेंस का जो वर्ड यूज हुआ है प्रेसी में, सर ये मींस एजुकेशनल सेक्टर के लिए यूज हुआ है, रेफरेंस में यूज हुआ है ना ये सेक्टर गवर्नेंस। नहीं, वो सेक्टर एजुकेशन ही है, उसके अंदर दोबारा गौर से पढ़िएगा, और सेक्टर एजुकेशन ही है। ओके सर, थैंक यू। जी, एनीबॉडी एल्स? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मुदस्सिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद सेंटर से। मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर, जी मुदस्सिर साहब। जी अच्छा सर, ये मैंने ये पूछना था पेपर के हवाले से, क्या पेपर में जो हमने मटेरियल लिखना है, लेट्स सपोज कम्युनिकेशन बैरियर का कोई हम पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसका सर आंसर जो है वो कितने, उसमें कितना मटेरियल हमने लिखना है, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, या कितने वर्ड्स होने चाहिए उसमें? ज्यादा डिटेल लिखने की मुदस्सिर, जरूरत तो नहीं है ना? जी जी, मैं अर्ज करता हूँ। आई गॉट योर पॉइंट मुदस्सिर साहब। जी ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने नंबर कितने रखे हैं उसके। जी अगर उसने 1-2 नंबर रखा है, 2 नंबर रखे हैं, तो आप 3-4 सेंटेंस लेके बंद कर दें उसको। अगर उसने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है तो फिर जाहिर है आपको डिटेल और देनी पड़ेगी। इट ऑल ओके सर। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कि वो नंबर कितने कैरी कर रहा है। ठीक हो गया जी जी जी। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम ओके सर, थैंक यू। केपीके? साद महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद। हसनैन साहब, इसको जरा अस्सलाम ये वालेकुम सर। कहाँ है ये? सखर से क्वेश्चन सर। जी एक मिनट जरा। जी एनीबॉडी एल्स? ये अस्सलाम किसी और वालेकुम साहब सर। का सवाल। वालेकुम सलाम जी। जी सर, इम्तियाज बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। क्या हाल चाल है? जी इम्तियाज, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठीक ठाक। अच्छा सर, ये पूछना था, सर्कुलर का रेफरेंस नंबर नहीं होता जिस तरह लेटर में और नोटिफिकेशन में होता है? इसका रेफरेंस नंबर जो है वो तब दिया जाता है अगर किसी की कंटिन्यूएशन में दे रहे हो तो। नोट लेकिन करें अगर सर कि ये तो इसके बिल्कुल, अगर इसके रिस्पांस में कोई कम्युनिकेशन करनी है तो इसका रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा साथ फिर? नहीं, आप, ये तो मैंने एज इट इज जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है इसको मैंने शो कर दिया है। दिस जी इज ए न्यू फिनोमेना, दिस इज ए न्यू थिंग। लेकिन नेक्स्ट ऐसा जजेस के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आएगा तो फिर रेफरेंस जो है वो आना जरूरी है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर ऑलरेडी सर्कुलेटेड वाइड नंबर दिस डेट दिस, तो हम एक बर्थडे केक की बजाय 2 बर्थडे केक रखने की जा रहे हैं, तो वो फिर एक रेफरेंस उसका बन जाएगा। लेकिन सर्कुलर के अंदर सर्कुलर फाइल का नंबर आना चाहिए, जो कि यहाँ इन्होंने नहीं दिया।
आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि सर्कुलर की जो मेन फाइल हाई कोर्ट की थी उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए था, सर्कुलर फाइल का नंबर जो है, और इस नंबर को वहां आना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ आजकल चूंकि थोड़ा सा लोग एक लिबरल एटीट्यूड रखते हैं पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर, के बहुत सी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते और ऐसे ही लिख देते हैं। दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट के रेफरेंस नंबर इसका आना चाहिए उस फाइल का जहाँ से सर्कुलर डील हो रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया तो अब हम कुछ मतलब गलती तो पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनको पूछ नहीं सकते कि आपने क्यों नहीं दिया। जी, एनी अदर? अदनान फ्रॉम लाहौर। जी सवाल जी, एनी बॉडी एल्स जिसका सवाल हेलो जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर? सर मोहम्मद इदरीस डीओ सखर से बात कर रहा हूँ सर। जी आप आ रही हेलो, आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, सर मोहम्मद इदरीस अर्ज कर रहा हूँ सखर से, डीओ सखर। जी 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 इदरीस साहब। जी सर, ये डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस मैं इसमें पूछना चाह रहा था आपसे, सर्कुलर और नोट। आपकी आवाज कट गई। जी मेरे ख्याल सखर में कोई प्रॉब्लम नेट का आ गया होगा। चलेगा, और साहब को क्वेश्चन है तुम्हें? सर एक्चुअली वो बेसिक डिफरेंस पूछना चाह रहे थे सर्कुलर और नोटिफिकेशन में, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था, तो मैंने दोबारा आपसे क्वेश्चन कर ली। अच्छा, देखें सर्कुलर के अंदर जो है वो जो मेजर डिफरेंस है कि सर्कुलर में एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के अंदर एक बंदे को एक इश्यू को हाईलाइट किया जाता है, एक बंदे को एड्रेस किया जाता है। किसी की प्रमोशन हो गई, अगर आप मेरे नोट्स निकाल के आप चेक करें तो उसमें आपको जी जी डिफरेंस राइट जो है सर, वो मिल राइट जाएगा। सर। सर्कुलर का मैंने आज बता दिया कि जी 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 तो अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा इसे पुट इन कर दीजिएगा। मैंने बता दिया कि इसके अंदर लार्ज पीपल मतलब ऑफ लेट्स सपोज ऑडियंस सर होते हैं, लीव के ग्रुप ऑफ हवाले से कुछ पीपल सुनने वाले। नोटिफिकेशन है, किसके बारे में? लीव लीव है, कोई लीव वगैरह एलएफपी के बारे में कोई नोटिफिकेशन है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए एड्रेस करने के लिए एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। जी 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 जी, एलएफपी मैंने अगर अर्ज किसी ने किया अवेल की है। कि देखें वो जो आपकी एलएफपी है वो आपके, पहली तो बात यह है कि नोटिफिकेशन जो है आपका वो ग्रेड 16 से ऊपर ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन में फॉल करते हैं, उससे नीचे लोग फॉल ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि कहा तो ग्रेड 16 से जाता है, लेकिन ये ग्रेड 16 की भी ऐसे इश्यूज उसके अंदर नहीं आते। ये 17 एंड अबव के जो लोग हैं वो इसके अंदर ज्यादा फॉल करते हैं, और उनकी जो रिटायरमेंट है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी लीव है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज जो हैं वो उसके अंदर एड्रेस कर दिए जाते हैं। 16 को गस्टेड कैडर में तो शुमार होता है वो, लेकिन नॉर्मली मेरी नज़र में ऐसा लीव ग्रेड 16 के बंदे को नोटिफाई करने की मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो दफ्तर का मामला होता है, अपना ही वो जो है वो ऑर्डर इशू करते हैं,
ऑर्डर इशू करते हैं, सॉरी ऑर्डर नहीं, ऑफिस ऑर्डर इशू करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑफिस ऑर्डर और ऑर्डर के दरमियान मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि ये किस तरीके से इसको गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 2 वर्ड्स, ऑफिस ऑर्डर और ऑर्डर। ओके सर, ओके सर, गॉट इट। हाँ जी, तो थैंक यू। उसमें हम डिटेल में इसको ले लेंगे। तो मैंने अर्ज किया कि जो लीव है आपकी वो शायद नोटिफिकेशन के अंदर उसे आना तो चाहिए, लेकिन बड़ा कम कहीं आता है। महकमाना तौर पर ही उसके ऑर्डर इशू होते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो टॉप लेवल के जो मैटर्स हैं उनको वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कासिम फ्रॉम इस्लामाबाद। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने आज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कैटेगराइज करके सर, इससे पहले आपने 20 पॉइंट पढ़ाए थे, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमको सर कैसे अटेम्प्ट करें? इनको कैटेगराइज अटेम्प्ट करें या फिर ये जो 20 पॉइंट वाइज? अगर तो आपको क्वेश्चन आ जाए ना, कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज आपको देनी होंगी। लेकिन जब कैटेगरीज की बात आएगी तो फिर एक कैटेगरी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। वो मतलब मैंने पिछला एक पेपर देखा जिसमें सिमेंटिक बैरियर्स के ऊपर उसने सिर्फ पूछा। क्योंकि अगर टोटल आपका 10 नंबर का सवाल है तो शायद 4 कैटेगरीज को डिफाइन करते करते आपका बहुत मटेरियल बढ़ जाएगा। तो सिर्फ आ जाए कि गिव राइट ए नोट ऑन द कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो 20 पॉइंट काफ़ी हैं, जो कि इसी के ऊपर ये मुश्तमिल है आपकी कैटेगरीज। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट करके कि 4 कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की हैं, जिसमें जो है आपकी वो सिमेंटिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, साइकोलॉजिकल है। तो वो भी पर्पस सर्व कर सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांस कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द पेपर, नंबरों का हिसाब और एग्जामिनर क्या चाह रहा है। लेकिन आप तैयार इसी को कीजिएगा, सीमेंट ये जो है सॉरी कैटेगरीज को, कि आपके सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है वो सारे बैरियर नहीं पूछता, एक बैरियर पूछ लेता है। जैसे उसने एक पेपर के अंदर सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में पूछा, और हो सकता है किसी अगले पेपर में वो साइकोलॉजिकल बैरियर के ऊपर बात करे आपसे। तो फिर आपको उस तरीके से इस क्वेश्चन को ज़्यादा आप तैयार कीजिएगा, जो कि कैटेगरीज वाइज मैंने आपको दिया है। थैंक यू सर। जी, एनीबॉडी एल्स? असनान, मेरा ख्याल है बस कर दें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर तौफीक अहमद फ्रॉम कराची सर, क्या हाल है सर? ठीक है सर? जी अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। सर आप कराची वालों से शिकायत होती है, तो लास्ट टाइम भी मैंने हैंड रेस किया था तो नहीं मिला था, मतलब टर्न नहीं मिला था, आज मिल गया। तो आज सर रिक्वेस्ट है कि सर जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं काइंडली अगर इसको पेपर से रिलेट कर दें, अगर प्रीवियस पेपर्स में कोई क्वेश्चन आए हुए हैं या कोई नए अपकमिंग क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, दैट विल बी आई थिंक मोर हेल्पफुल सर फॉर ऑल ऑफ अस सर। जी, वो मैं अर्ज करूं कि मैं पेपर के मुताबिक ही आपको लेके चल रहा हूं। आज मैंने जो आपको समरी कराई है वो समरी ये पेपर की है, हाँ 2019 के पेपर की है सर, बिल्कुल पेपर की है, ठीक है। और ये जो आपका मैंने आज कैटेगराइजेशन ऑफ बैरियर्स की है, उसके अंदर एग्जामिनर ने सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में पूछा है। तो ये मैं पेपर वाइज क्वेश्चन वाइज चल रहा हूँ,
और मेरा ख्याल ये है कि मैं उसके बाहर नहीं जाना चाहता ताकि आपकी जो तैयारी है वो सर वो कोई एक ना और रह जाए आपने कहा था कहीं कि उस अभी लेक्चर हमारे 24 रहते हैं सर, तो मेरे ख्याल में तो अब सर मार्च और अप्रैल का महीना है, तो हाउ इट वुड बी पॉसिबल के 24 लेक्चर्स? मेरा ख्याल ये है कि 24 लेक्चर जो हैं वो सफिशिएंट हैं, इनके अंदर नहीं मैं सर, सारा आपको कवर कर दूंगा वंस इन अ वीक हो रहा है ना लेक्चर सर अब हमारा, तो 24 वीक्स तो सर अभी। नहीं नहीं, ये वंस इन ए वीक नहीं होगा, ये 15 मार्च के बाद आपके हो सकता है रोज होने शुरू हो जाए। अच्छा सर, चलिए। हाँ, वो मैंने आपके लाहौर जो कैंपस है उसकी मैनेजमेंट से मैंने बात की थी, तो कहने लगे कि 15 मार्च के बाद ये, तो इसको ज्यादा टाइम हम दे देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इंशाल्लाह my responsibility and the responsibility of how to यस सर, थैंक यू सो मच सर। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल है कोई? जी पूछिए सवाल। मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद। मदद लूं मैं आपसे?